अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, लास्ट क्लास में बच्चों हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन 16 किया था। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना आप क्वेश्चन नंबर 18 काट देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 18 है लियाकत लिमिटेड वाला। इसको आपने काट देना है, ये नहीं करना। और क्वेश्चन नंबर 18 के अलावा सारे सवाल करने हैं। टोटल सवाल कितने हैं इसमें? 22 क्वेश्चंस हैं बैक के बुक के। ये 22 के 22 21 सवाल हो जाएंगे। 18 काट देंगे और बाकी सारे सवाल हमने इसके सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमें सारे क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से हुए हैं। जब तक ये सारे सवाल ना हो जाएं, किसी बच्चे ने ये नहीं समझना कि उसको कैश फ्लो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। आज क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। टैक्सिला लिमिटेड। हाँ, पूछ लो कौन से वाला था? 10। हाँ, वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश। अरे ये वो अकाउंट्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट्स हैं। हाँ, वो निकाल देंगे, टैक्स पेएबल निकाल देंगे उसमें से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने आपको बैलेंस शो किया हुआ ना करंट वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश का, इसके अंदर इन्होंने करंट एसेट्स के बैलेंसेस उसमें से लेस कर दिए होंगे करंट लाइबिलिटीज के बैलेंसेस, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का बैलेंस आ जाता है। अदर देन कैश का मतलब है कि कैश एक्सक्लूड कर दिया, बट जो टैक्स एक्सपेंस है, टैक्स पेएबल जो है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड होने का मतलब ये होगा कि इसमें से लेस हुआ होगा। उस टैक्स के बैलेंस का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हम टैक्स को एज अ वर्किंग कैपिटल अकाउंट कंसीडर नहीं करते कैश फ्लो की वर्किंग के लिए। वैसे तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टैक्स के बैलेंसेस को इन्होंने ऐड बैक किया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग ये किया हुआ है। हाँ, बस ये करेंगे। समझ आ गई कि करके बता दूं? ऐड इसलिए कर रहे हैं, देखो समझो। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल बैलेंस कैसे इन्होंने निकाला है? फॉर एग्जांपल ये कौन सा ईयर है? क्वेश्चन 10 है ना ये, 2021 2020। अच्छा, करंट एसेट्स में से लेस करते हैं जब करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने आपको मतलब फर्ज करो करंट एसेट्स हैं 100 के, और यहाँ पे भी करंट लाइबिलिटीज हैं 20 की। मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 80 आंसर आ गया। इस 80 को हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, जब इस 80 को वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं तो अब इसको ऐसे समझ लो कि करंट एसेट्स में से कुछ करंट लाइबिलिटीज थी, उनकी फिगर्स लेस की। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज की फिगर्स लेस की, और हमारे पास वर्किंग कैपिटल आया जो हमें गिवन है अदर देन कैश 24.5 और 17.8। 24.5 और 17.8। अच्छा, अब जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम कैश फ्लो के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ अकाउंट्स हैं जो शामिल नहीं करने। नंबर 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अकाउंट शामिल नहीं करने। तो इसने हमें पहले ही बता दिया वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश है, यानी कि इसके अंदर कैश इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि कैश एंड कैश इंक्लूडेड, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बट
इसके अंदर इंटरेस्ट भी हो सकता था अगर इंटरेस्ट गिवन होता बैलेंस। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंसेस नहीं लेने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस नहीं लेने, टैक्स पेएबल के बैलेंस नहीं लेने, इंटरेस्ट पेएबल के बैलेंस नहीं लेने। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात नोट्स में लिखी हुई है। कुछ अकाउंट्स गिवन है कि ये वाले अकाउंट्स आपने वर्किंग कैपिटल जो कैश फ्लो के बनाने के लिए लेने हैं उसमें कंसीडर नहीं करने। तो क्योंकि करंट लायबिलिटी के अंदर टैक्स पेएबल था जो माइनस हुआ हुआ है और फिर ये 24.5 का बैलेंस बना हुआ है, तो वो जो टैक्स पेएबल का बैलेंसेस हैं, जो टैक्स पेएबल हैं वो हमने ऐड बैक कर दिए। कितने थे? 1 मिलियन और 0.2 मिलियन, 1 और 0.2 हम ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल अदर देन टैक्स के पेएबल। ठीक है, कितना आता है ये? 25.5 18 ये यूज किया है उसने डिफरेंस, तो ये अदर देन टैक्स पेएबल आ गया। अब समझ आ गया ऐड किसी लॉजिक, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन ये है कि करंट एसेट से लायबिलिटीज माइनस होती हैं, तो अगर लायबिलिटी का टैक्स पेएबल लायबिलिटी होगी ना, उसका इंपैक्ट कैंसिल करना है तो उसको ऐड बैक कर देंगे। करंट लायबिलिटीज में से टैक्स पेएबल, क्योंकि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि टैक्स पेएबल जो है वो 1 मिलियन है 2021 के एंड पे और 2020 के अंदर 0.2 है, और मुझे पता है कि टैक्स पेएबल लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। अब आप पूछ रहे हो ये कैसे पता कि टैक्स पेएबल लायबिलिटी करंट लायबिलिटी क्यों है, नॉन करंट लायबिलिटी क्यों नहीं है, ये सवाल है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये है ना, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और कोई बात बच्चों क्वेश्चन 10 में सबको क्लियर है ये बात? क्वेश्चन नंबर 12, Statement of financial position of Texila Limited as on 30th June 2020 is as follows. Page 552 पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट है prepare TL statement of cash flows for the year ended 30th June 20 in accordance with the requirements of IFRS। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट मेथड नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपने याद रखना है कि इसको किससे करना है, इनडायरेक्ट मेथड से। वैसे तो इस सवाल का डाटा इस तरीके से है कि इसको आप डायरेक्ट मेथड से कर भी नहीं सकते, बट उतना नहीं सोचना। बट क्वेश्चन में जब भी उसने डायरेक्ट मेथड से सवाल कराना हो वो मेंशन कर देते हैं, तो अगर मेंशन ना किया हो कि किस मेथड से सवाल करना है तो बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट मेथड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो फिर सिर्फ डायरेक्ट मेथड की तरफ जाना है। तो आप देख भी सकते हो कि पेपर में ज्यादातर सवाल हमें इनडायरेक्ट मेथड के ही आते हैं, बट डायरेक्ट मेथड भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें दोनों आने चाहिए। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आप देखो नेट अमाउंट गिवन है, तो इसका मतलब है एक ही अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन है, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, अकाउंट किस किस के बनेंगे मुझे बताते जाओ जरा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा टी अकाउंट, बेशक स्टार बना लो कि जी इसका टी अकाउंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनेगा, इन्वेंटरीज का भी अकाउंट बनेगा। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो WC लिख लें बेशक इसके साथ कि ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कंसीडर कर लेना है। ट्रेड रिसीवर्स का भी अकाउंट बनेगा,
नहीं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसीडर कर लेंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट मेथड होता फिर बनाना पड़ता, बट यहाँ पे हम इनका बस डिफरेंस ले लेते हैं। प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये भी वर्किंग कैपिटल का ही अकाउंट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जी ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं आगे ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ बताया हुआ है, फिर वो देखते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस का तो अकाउंट नहीं बनता, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनेगा, शेयर प्रीमियम का भी अकाउंट बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इन सबके टी अकाउंट्स बनेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स इनका भी टी अकाउंट बनेगा, ट्रेड एंड अदर पेएबल इनडायरेक्ट मेथड में इसका अकाउंट नहीं बनेगा, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसीडर कर लेंगे। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन के साथ ही ऐड हो जाता है। अच्छा चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट having a fair value of rupees 240 million was acquired by issuing 2 million shares। इसका मतलब है 240 मिलियन का इक्विपमेंट है, 2 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं। तो अब मुझे यहां से देख के पता चल रहा है 2 मिलियन शेयर्स है, 100 रुपए का अगर एक शेयर है तो 200 शेयर्स, तो 200 शेयर कैपिटल में चला जाएगा और बाकी 40 जो है वो शेयर प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। As a result of revaluation carried out on 30th June 2020, property plant equipment was increased by 80 million। रिवैल्यूएशन हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया 80 मिलियन से, आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस रिवर्स हुआ है, तो 80 में से 35 का लॉस रिवर्स हो गया, 80 माइनस 35 45 बच जाता है, 45 रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट हुआ होगा। During the year, fully depreciated items of property, plant and equipment costing rupees 36 million were sold। कुछ आइटम्स है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के फुली डेप्रिशिएटेड जिनकी कॉस्ट है 36 मिलियन, उनको हमने बेचा है, कितने का बेचा है, 8 मिलियन का, आउट ऑफ विच 3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, 3 मिलियन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में इसका रिसीवेबल एडेड होगा, इसके रिसीवेबल को बाहर निकालना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिसीवेबल नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से एक रिसीवेबल जनरेट हो रहा है, जैसे हमने लास्ट सवाल में किया था। तो ये याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद करा देना कि हमने प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स ये जो 14 आ रहे हैं उनमें से 3 मिलियन निकालना है। Depreciation on property, plant and equipment for the year amounted to rupees 290 million। Property, plant, equipment में depreciation है 290 million की। An investment property was acquired for rupees 180 million। एक investment property हमने हासिल की 180 million की। TL applies cost model for subsequent measurement of investment property। जब भी cost model investment property पर लगता है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह डेप्रिशिएट होती है जैसे आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है। तो माइंड में रखना, इस पे कोई ना कोई डेप्रिसिएशन आ सकती है। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 45 मिलियन। फॉर द ईयर के फाइनेंशियल चार्जेस हैं 45 मिलियन के। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड accrued फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ रुपीज 12 मिलियन और 2019 में 17 मिलियन। अब जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स है उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग कर देना है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो पेबल है उसका तो अकाउंट बनना है और बाकी जो ट्रेड पेबल्स है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कंसीडर करनी है हमने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से जो 35 मिलियन की रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है, ये है कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि वो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। बाकी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना है। रिक्वायरमेंट वही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020।
अच्छा, टैक्स पेड वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने वैसे फॉर्मेट बनाने के लिए लिख दिए। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होता है, फॉर्मेट बना लेते हैं। कम से कम इतना फॉर्मेट बना लेना हमने। उसके बाद हमने क्वेश्चन पे जाना है। एक दफा क्वेश्चन पढ़ना जरूर है, एक दो बार, ताकि कुछ पता हो कि कहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की एडजस्टमेंट है जिसको हमने देखना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका तो टी अकाउंट बनाएंगे। बस ये याद रखना कि ये इसके नेट बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है। बॉट डाउन 1200, कैरेट डाउन 1619, 1619। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका भी नेट बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है। टू 120, 290। इन्वेंटरीज, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का अकाउंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेंटरीज के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि इसमें कुछ क्या है। देखो जरा, लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो बता दो जल्दी से। कुछ नहीं लिखा हुआ। चलो हम यहाँ लिख देते हैं इन्वेंटरीज। ठीक है जी। कैसे करते थे, चेंजेस
चेंजेस इन करंट एसेट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेते थे, और फिर हमारे पास जो आती हैं चेंजेस इन करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्लोजिंग माइनस सीएल लिखा है मैंने, ओपनिंग। तो चेंजेस इन करंट एसेट्स में मेरे पास दो अकाउंट्स आ जाएंगे, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है हमने, 180 माइनस 205, रिसीवेबल्स करने 291 माइनस 342। हाँ बच्चों, क्या अमाउंट आती है? -51। सॉरी, मेरे पास जगह कम बची, यहाँ एक और अकाउंट आना है। कौन सा? प्रीपेमेंट्स वाला, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, इसके बैलेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मैंने बताया ना कि इसका ये जो 14 है, उसके अंदर ये जो हमने इक्विपमेंट बेचा है उसका भी रिसीवेबल आ रहा होगा। इसकी मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, 2020 2019, इसका एसओएफपी का बैलेंस है 14 और 20। इसमें से लेस करेंगे रिसीवेबल अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 3 मिलियन। बच्चों, 3 मिलियन सबको समझ आ रहा है? कितना रह गया? 11। तो यहां पर हम डिफरेंस लेंगे 20 माइनस 11, 9 पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वर्किंग कैपिटल का अकाउंट, इसको छोड़ देना है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स में कुछ हिस्सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अकाउंट बनाएंगे, सिंपल इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा। बॉट डाउन, कैरेट डाउन। ट्रायल बैलेंस में देखो कितना लिखा हुआ है बॉट डाउन, 48, और कैरेट डाउन कितना लिखा हुआ है, 60। अभी मैंने इधर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि आगे आओ स्टेटमेंट देखो, लास्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹35 आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, यानी कि 60 में से 35 के रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, तो 35 वाला पोर्शन जो है वो कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन है, उसको बाहर निकाल देंगे, 60 माइनस 35। और उन्होंने बताया कि 2019 में ये पोर्शन जो था वो 20 मिलियन का था, तो ये 48 में से माइनस कर देंगे 20, 48 माइनस 20 28, और 60 माइनस 35 25, ये इसके बैलेंसेस हैं। अच्छा, वापस आ जाओ, कैश एंड बैंक बैलेंसेस वैसे नहीं हमने इधर लिखने। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इसके अकाउंट्स बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, $800 $1200, शेयर प्रीमियम 150 290, retained earnings
90 260 revaluation surplus 200 215 long term loans। अच्छा भाई, लोन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों पोर्शंस ऐड करेंगे। 445 प्लस करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन देखो ना 60 और कैरेट डाउन में हम लिखेंगे 367 प्लस 78 इसका 445 जी जी क्या हुआ है? कहाँ लिखे हैं? कौन से नोट्स में? अच्छा मेरे नोट्स में कहाँ लिखा है दिखाओ। नहीं लिखा हुआ, देखना एक दफा, नहीं लिखा हुआ ये। करंट पोर्शन को कंसीडर नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक पूरी एग्जांपल कराई है यही चीज सिखाने के लिए कि करंट पोर्शंस को ऐड करना है लोन का बैलेंस लिखते हुए। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन के बाद है ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ठीक है, पर मसला क्या है इसमें? ट्रेड एंड अदर पेबल में इंटरेस्ट पेबल भी शामिल है, उसको अलग कर लेते हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल 2020 2019 144 120 144 120 उसमें से ये एसओएफपी में गिवन है, उसमें से लेस कर लें इंटरेस्ट पेबल नेक्स्ट पेज पे आओ। सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट देखो, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 45 million। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड accrued financial charges of 12 million। accrued financial charges का मतलब इंटरेस्ट पेबल ही है, और 2019 में 17 मिलियन के थे। तो इंटरेस्ट पेबल को अलग से निकालना है। क्यों अलग करना है इसको? क्योंकि इसका तो टी अकाउंट बनाना है इंटरेस्ट का। ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन 17 और 12, ये कितना आता है? 132,103। अच्छा जी, अच्छा चेंजेस इन करंट लाइबिलिटीज में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेते हैं, तो मैं यहाँ ट्रेड पेबल लिख देता हूँ। क्लोजिंग है 132 माइनस 103 29 पॉजिटिव। तो बच्चों मैंने बैलेंसेस पुट कर दी हैं अभी, ठीक है। तो पहला काम मैंने क्या किया, फॉर्मेट बनाया। दूसरा काम मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बैलेंसेस हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए दोनों सालों के, वो किस किस जगह जाने हैं वो लिख लिए। अब तीसरे स्टेप पे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करूंगा, और चौथे स्टेप में हम इसको क्लोज करेंगे और बैलेंसेस फाइंड करेंगे क्या होना है।
और कैश फ्लो को मुकम्मल करेंगे। चलो, equipment having a fair value of 240 million was acquired by issuing of 2 million shares। ठीक है, इसकी एंट्री होती है, कुछ मैं एंट्री कर देता हूं समझाने के लिए आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसकी एंट्री यही होगी, इक्विपमेंट हमारे पास आया है, इक्विपमेंट हमारे पास आया 240 का, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो गया 240 से। अच्छा, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, क्योंकि इसके बदले 2 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, तो 2 इंटू 100, 200 ही हम शेयर कैपिटल में डाल सकते हैं, बाकी जो 40 हमें एडिशनल अमाउंट रिसीव हो गया वो हम शेयर प्रीमियम में चार्ज करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 240 डेबिट, ऑपोजिट अकाउंट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 200 और शेयर प्रीमियम में 40 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट है। सेकेंड वाली एडजस्टमेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30th June 2020 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। रिवैल्यूएशन हुई है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 80 मिलियन से इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू डेबिट हो गया। आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। 30 P&L में कितना क्रेडिट हुआ, 35, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद कितना बच गया, 80 माइनस 35, 40, ये कहां गया होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 80 डेबिट कर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कहां का चीज आती है, ऑपोजिट अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन लिख रहा हूं मैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस 35 क्रेडिट हो रहा है, ये पता है क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनका और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस जो P&L में आती है नॉर्मली, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, कितनी अमाउंट है, 35, इसको क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, प्रॉफिट से बाहर निकाल देंगे इसको। और इस रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट का क्या करेंगे, तीनों को सोचना है। इसकी अमाउंट तो इधर चली गई, ये इधर चला गया, इस रिवैल्यूएशन सरप्लस 45 को क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में लिख देते हैं, 45 यहां पर, ऑपोजिट अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट। सही है बच्चों, यहां तक कोई ऐसी बात जो यहां तक समझ नहीं आई? अच्छा, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स का मतलब पता क्या होता है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, इसका मतलब ये होता है बच्चों, इनकी डेप्रिशिएबल अमाउंट is equal to accumulated depreciation। इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट accumulated depreciation के इक्वल पहुंच गई है, ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, यानी कि पूरी तरह डेप्रिशिएट हो गए, जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी
जो भी डेप्रिसिएबल अमाउंट थी वो सारी की सारी अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई है, इसे कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स। आ रही है बात समझ? अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आती थी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब है वो क्या है? जीरो। और फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की कॉस्ट क्या है जो बेचे हैं आपने? 36 मिलियन। तो कॉस्ट उनकी क्या हो गई? 36 मिलियन। तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स में कॉस्ट हो गई 36 मिलियन और डेप्रिशिएबल अमाउंट फिर क्या बनी? 36 ही बनी। ये 36 ये सारी की सारी अमाउंट क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। डेप्रिशिएट होने का मतलब जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल चार्ज करते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फेंकते जाते थे। अब ये फुली डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि इसका 36 का 36 क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। तो यानी कि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितनी हो गई? 36 ही हो गई। अच्छा, तो नेट बुक वैल्यू क्या होगी? नेट बुक वैल्यू ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स। अच्छा, अगर तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की रेसिडुअल वैल्यू हो तो नेट बुक वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू की इक्वल होती है। अगर तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की रेसिडुअल वैल्यू हो, याद रखना, तो नेट बुक वैल्यू किसकी इक्वल होगी? रेसिडुअल वैल्यू। या ये सिंपल रूल बना लेते हैं, चले। नेट बुक वैल्यू ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड assets shall be equal to its residual value। fully depreciated assets की नेटबुक वैल्यू किसकी इक्वल हुआ करेगी? रेसिडुअल वैल्यू के। ये बात याद समझ आती है? अब रेसिडुअल वैल्यू 0 है, यानी कि जितना 36 था 36 का 36 डेप्रिशिएट हो गया, तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की वैल्यू क्या आई? 0, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू 0 है। अगर रेसिडुअल वैल्यू 5 होती तो नेटबुक वैल्यू क्या आती इसकी? क्योंकि वो 5 वाला पोर्शन, रेसिडुअल वैल्यू वो पोर्शन होता है जो डेप्रिशिएट नहीं होना होता, इसलिए डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते वक्त रेसिडुअल वैल्यू क्या करते थे? निकाल देते होते थे, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू वो पोर्शन होता है जिसने डेप्रिशिएट नहीं होना होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की नेटबुक वैल्यू हमेशा उसके रेसिडुअल वैल्यू के इक्वल होगी। और क्योंकि इस सवाल में रेसिडुअल वैल्यू 0 है तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स की नेटबुक वैल्यू पे क्या है? बोलो ना भाई, 0 है। ठीक है, अच्छा। अब डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं ना, अब समझ आएगी आप। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल में लेके जाएंगे। क्या नेटबुक वैल्यू कितनी लेके जाए? 0 ले गए, 0। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कि नेटबुक वैल्यू 0। अगर रेजिडुअल वैल्यू की इक्वल होती तो रेजिडुअल वैल्यू ले जाते, समझ रहे हो बात? नेटबुक रेजिडुअल वैल्यू 10 होती तो 10 कर ले जाता मैं। बस ये नोट याद रख लो। अच्छा, उसके बाद फुली डेप्रिशिएटेड आइटम्स की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट 36 थी, वर सोल्ड फॉर 8 मिलियन। इसको बेचा कितने का? अब आप सोचेंगे इन्होंने फिर 36 की वैल्यू क्यों दी जब इसका इस्तेमाल ही नहीं है? बस ऐसे चेक करने के लिए इन बच्चों को कितना आता है। वर सोल्ड फॉर 8 मिलियन, ये 8 मिलियन का बेच दिया। ठीक है जी। आउट ऑफ विच 3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसमें से 3 मिलियन जो है आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 8 मिलियन का बेचा, तो इसके 8 के हिस्से बना लेते हैं। 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा रिसीवेबल बन गया, और जिसको हमने निकाला था प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल से। और बाकी कितना बच गया? 5, ये हमें बैंक में आ गया होगा। ये 5 हमें कहाँ आ गया होगा? बैंक में। 8 में से 3 रिसीवेबल है तो 5 रिसीव हो गया ना।
तो 5 का इनफ्लो है, कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख देते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से हमारे पास आया 5 मिलियन। अच्छा, इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया, और ये आ गया गेन ऑन डिस्पोजल, वो भी कितना आया खुद सोचो। एक क्या नेटबुक वैल्यू पे जब अकाउंट बना होता है ना, तो उसमें नेटबुक वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। ये अकाउंट नेटबुक वैल्यू पे बना हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट नहीं ना बना हुआ। अगर बना होता तो 36 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से निकालते, 36 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से निकालते, डिस्पोजल में फिर भी इंपैक्ट जीरो हो जाता, बट उन दोनों अकाउंट से निकालते। बट यहाँ पर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट नहीं है, नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बना हुआ है, तो डिस्पोजल में नेटबुक वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे। जाहिर सी बात है, एक आइटम जिसकी वर्थ आपके नजदीक जीरो है, वो तो आप जितने की बेचोगे आपके लिए तो वो सारे का सारा ही गेन है, तो इसलिए वो जितने का बेचा था 8 मिलियन का, वो 8 मिलियन ही आपका गेन है। इस गेन ऑन डिस्पोजल को क्या करते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसको भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी होगा उससे निकाल देंगे। आपको पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम रिटेन अर्निंग का अकाउंट बैलेंस करके निकाल लेंगे। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 290 मिलियन। 290 की डेप्रिसिएशन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्रेडिट करनी है 290, और यहां पर डेप्रिसिएशन 290 ऐड करनी है, क्योंकि एक्सपेंस लेस हुआ है उसको ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक वही वाली चीज हो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल करते थे तो मैं कहता था डबल इम्पैक्ट होता है हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट, तो मोर लेस अगर आप गौर करो हर एडजस्टमेंट का एक डबल इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसको देखना है। जैसे डेप्रिसिएशन है तो अच्छा यार वो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में से भी उधर एडजस्ट की और इसको यहाँ पर भी लिखा। ये गेन ऑन डिस्पोजल था तो 8 इधर भी लिखा, और हमने माइंड में रखा कि ये 3 और 5 यहाँ पर भी आ रहा है, ये 5 इधर भी लिखा, और ये फिर हमने जाकर बैंक में भी पोस्ट किया। देख रहे हो, तो एक डबल इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो कभी भी एक चीज की एक एडजस्टमेंट कर दो तो ये जरूर सोचना दिमाग में कि इसकी दूसरी एडजस्टमेंट और कहाँ कहाँ होती है, फिर आपकी गलतियां कम हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। An investment property was acquired for rupees 180 million। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने 180 मिलियन की एक्वायर की है। DL applies cost model for subsequent measurement of investment property। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180 की एक्वायर की है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 180 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इधर लिख लेंगे। अब दिमाग में सोचना, इधर तो लिख लिया 180, दूसरी कहां जगह ये आ सकता है जो मैं बात कह रहा हूं, दूसरा कहां इंपैक्ट आ सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बैंक खरीदी है, यहां बैंक का ऑपोजिट अकाउंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180 कैश आउटफ्लो माइनस टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लेते हैं इसे क्या करना है। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज
45 million. इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एड बैक कर देंगे. इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होता है बच्चों? 45. एड बैक हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट में से लेस हुआ हुआ है, एड बैक हो जाएगा. और एक यहाँ पे आ गया. और फिर सोचना है दूसरी भी किसी जगह पे लिखना होता है, वो कहाँ आएगा? यहां पर आ जाएगा, SOCI 45. अच्छा, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹6 million. इसको क्यों पढ़ रहा हूं, ऊपर वाली लाइन क्यों छोड़ दी, उसको तो हमने एडजस्ट कर लिया है ना. इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6 million. अगर इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है तो इसको ज्यादा बेहतर तो यही है कि इसको कहां शो करें? इन्वेस्टिंग. मेरा ख्याल है पीछे सोल्यूशन में उसने किया नहीं हुआ, बट आप कर लेंगे तो बेहतर है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. तो अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट इनकम कहाँ ऐड होगी? प्रॉफिट में एडेड होगी ऑब्वियसली. इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है 6 की और कुछ नहीं लिखा. इन्वेस्टमेंट इनकम का रिसीवेबल है. देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई पेएबल बैलेंस नहीं है, जिसका मतलब है वो सारा का एक्सपेंस क्या है? पेड है. इसी तरह इन्वेस्टमेंट इनकम है. इन्वेस्टमेंट इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है, इंटरेस्ट को और लोन को अलग रखते हैं. समझ जाओ इस बात को, इन चीजों को मिक्स करना छोड़ दो, बड़े हो गए हो. इसी तरह एक है इन्वेस्टमेंट और एक है इन्वेस्टमेंट इनकम. एक जो इन्वेस्टमेंट की है वो एसेट है, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इनकम है. एसेट्स और इनकम को मिक्स नहीं करते. जैसे एक मशीन खरीदी है, वो मशीन आपका एसेट है, उस मशीन से प्रोडक्ट बना के बेचोगे, वो इनकम है, सेल्स. तो सेल्स और मशीन को कभी मिक्स करते हो आपस में? नहीं करते. तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इनकम को भी आपस में कभी नहीं मिक्स करना. वो जो इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे, वो आपका एसेट है, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो उस एसेट के ऊपर रिटर्न है. वो जो रिटर्न है वो क्या है? इनकम है. तो इन्वेस्टमेंट इनकम को इनके साथ मिक्स नहीं करना, इन्वेस्टमेंट के साथ. हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम कभी कभार अक्रूड इनकम हो जाती है ना, कभी कभार प्रीपेड इनकम हो जाती है. तो अगर अक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम के बैलेंसेस नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर की जो इन्वेस्टमेंट इनकम बन रही है वही इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड भी है. बात सबको समझ आ गई? तो अच्छा खैर, ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो है हमारे पास कितनी है? 6 मिलियन की. ये प्रॉफिट में एडेड होगी, तो हम इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तौर पर प्रॉफिट में से क्या कर लेते हैं? लेस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम को, और इसको हम यहां पे शो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड. इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड 6 मिलियन ऐड कर देते हैं. क्या कह रहे हो? यार सी बात है, एक जगह से निकाल रहे हैं, एक में ऐड बैक कर रहे हैं. तो बच्चों, क्वेश्चन करने का सीक्वेंस समझना है. बार बार ये मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करने का सीक्वेंस पता होना चाहिए, उससे गलतियां कम होंगी. कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाया, बैलेंसेस पुट किए, जो वर्किंग कैपिटल के अकाउंट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखे, जिनके टी अकाउंट्स बने थे टी अकाउंट लिखे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टडी किया, देखा उसमें जो फिगर्स हैं उनके दो इंपैक्ट्स किस किस जगह आते हैं वो किए, और बाद में अब मैं अकाउंट्स क्लोज करके देखता हूँ कि भाई और कौन कौन सी चीजें मुझे पता चलती हैं. साथ साथ नहीं मैं अकाउंट क्लोज करता जा रहा, आप ये देख रहे हो बात. चलो, पहला अकाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का. मुझे क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है. 290 और 1619, 1909 में से माइनस करो 389, ये बैंक में चला गया. परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 389 नेगेटिव. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट को बैलेंस करते हैं. 120 और
300 300 माइनस 290 10। ये क्या हो सकता है? ये जैसे इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आ रही थी इधर, वैसे इसकी डेप्रिसिएशन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब कॉस्ट मॉडल पे है। अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल होती तो हम इसको समझ लेते हैं लॉस आ गया होगा, फेयर वैल्यू लॉस आ गया होगा। डेप्रिसिएशन आ गया 10, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे इसी तरह। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैं कह देता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये दूसरी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 28 और 25। 28 28 28 माइनस 25 3। ये क्या किया होगा? ये सेल कर दी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये यहां पे आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्री का। ये पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमें इनफ्लो मिला है। शेयर कैपिटल का अकाउंट बैलेंस करते हैं 1200 1200 200। बैंक इशू किया होगा, शेयर्स इशू किए होंगे, हम लिख लेते हैं जी इशू ऑफ शेयर्स 200। और वो शेयर प्रीमियम का भी अभी देखते हैं कितने पैसे आए हैं उससे 290 290 290 में से माइनस करो 150 और 40 100। ये भी इशू ऑफ शेयर्स किए होंगे 200 प्लस 100 300। अच्छा जी, एक चीज मैंने स्किप कर दी है, नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस को पहले बैलेंस करना है हमने, रिटेन एंडिंग को नहीं करना। 245 245। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा इसको बैलेंस करना है इसको नहीं? बेटा ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है, इसका और कोई तरीका नहीं है, ये कर करके पता चलता है। अब ये 30 क्या है यहाँ पे? ये असल में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये 30 जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालते थे और रिटेन्ड एंडिंग में ट्रांसफर करते होते थे, 30 रिवैल्यूएशन सरप्लस से आया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। अब इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं 260 260 260 में से 90 माइनस 30 करो 140। ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। अच्छा, अब एक बात बड़े ध्यान से समझनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फर्क होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब यह है कि इसमें से टैक्स एक्सपेंस क्या हुआ है? माइनस हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन में ना टैक्स एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वली होंगे। बट अगर इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता, सॉरी टैक्स एक्सपेंस होता, अगर इसी सवाल में टैक्स एक्सपेंस होता तो मैं क्या करता? मैं इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक करता, क्योंकि इसमें से लेस हुआ था ना, मैं इसमें ऐड बैक करता ताकि मेरे पास आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट क्योंकि टैक्स एक्सपेंस नहीं है तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं इधर लिख दूंगा 140। लोन, लोन के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ बच्चों, बट मुझे जो बेहतर लगता है वो यही लगता है कि अगर लोन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो, ये जो 60 होता है ये होता है लोन रीपेड। तो मैं इसमें लिख दूंगा लोन रीपेड, कितना आ गया? 60। अब इसको बैलेंस करके देख लेते हैं 445 और 60 5 505 505, ठीक है इक्वली हो गया, तो लोन रीपेड 60 आ गया। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट बच जाती तो हम उसे कहते हैं लोन ऑब्टेन्ड। खैर यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोन 60 माइनस। अच्छा, इंटरेस्ट 45 और 17 62 62 50, इंटरेस्ट पेड आ गया 50।
डिस्पोजल हमने कर लिया क्लोज, ठीक है। चलें जी, नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता दें। एक सेकंड, 140 में ये एडजस्टमेंट्स करें, कितना 436। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आता है इसमें से, ये 398, इसमें से 50 लेस करें, 348। अच्छा जी, यहाँ जगह थोड़ी कम बची है मेरे पास, बट चलो। क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, -555। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी 240। तो नेट कैश देख लेते हैं, 348 -555 प्लस 240, नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या आता है, 2033। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। कैश कितना है बच्चों स्टार्ट ऑफ द ईयर पे लिखवाओ, कैश स्टार्ट ऑफ द ईयर पे 6 प्लस कैश इक्विवेलेंट भी है, वो जो रेडीली कन्वर्टेबल टू कैश है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में था ना 2019 में कितना था, 20, 6 प्लस 20, 26 हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर क्या आता है, क्या 59। अच्छा, इसको चेक कैसे करेंगे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। 35 और उसमें ऐड करो 24, 24 का कैश है, देखो ना 24 का तो कैश है ना, और कैश इक्विवेलेंट रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश वो कितनी है 35। तो 24 प्लस 35 कितना आता है 59। अच्छा, एग्जाम के अंदर फर्ज करो आपका 59 आंसर नहीं आता, कुछ और आंसर आ रहा है, तो आपने पता क्या करना है ट्रिक, आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर तो आप सही कैलकुलेट भी कर सकते हो ना, तो जो सही कैलकुलेट किया होगा ना वो यहां लिख देना, ठीक है, जुगाड़ लगाना। एक और फायदा, स्टार्ट ऑफ द ईयर का भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, एंड ऑफ द ईयर का भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर ये भी सही नहीं आया तो इसके बैक वर्किंग करके ये भी लिख दो वैल्यू, कम से कम इसके तो 2-3 नंबर पूरे मिले, पीछे वर्किंग के मिलते रहेंगे नंबर, क्योंकि देखो ना छोटी सी भी गलती होगी, एक वैल्यू भी मिस होगी 9 का, तो आपका ये नहीं आना सही, तो जब ये सही नहीं आना तो पूरे नंबर कट जाए, इसका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, बाकी कुछ जगह ठीक है मिल जाए, तो ये ट्रिक आपने याद रखना, पेपर में ऐसे कर देना है, ठीक है। चले, अब आपको ना मैं एक दो आज सवाल आसान वाले देता हूं, एक तो इसी को कर आना, एक क्वेश्चन नंबर 21 और 22, बस हाथ सीधा करने के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। हाँ, एक तो क्लास वाला करना है और एक क्वेश्चन 21 22, बहुत आसान सवाल है। चले, अल्लाह हाफिज बच्चों।